हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेंद्रा इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे आपको पता होगा, बहुत सी वीडियोस आप यूट्यूब पर देखते होंगे टॉपर्स की। तो टॉपर्स स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो ये बताते हैं कि पेपर का क्या अप्रोच होना चाहिए। आपने अप्रोच वर्ड सुना होगा कि एक पेपर को करने का सही अप्रोच क्या है, ऐसा देखा होगा। एक टॉपर का दूसरे टॉपर के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं, और वो अप्रोच उसके लिए पर्सनल के लिए सही होता है। हो सकता है कि एक पर्सन का अप्रोच दूसरे के लिए गलत हो। तो आज उसी अप्रोच को हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। कि मॉडर्न इंडिया जो लिखी गई है उसके अप्रोचेस क्या थे, कैसे लोगों ने लिखा, क्या दृष्टिकोण था, कैसे सोचा। समझ गए ना। तो जैसे आपने देखा कि टॉपर्स का एक अप्रोच होता है, हो सकता है कि वो उसके लिए सही हो, दूसरे के लिए गलत हो, लेकिन हर अप्रोच अपनी जगह सही होता है। उसमें से ये हो सकता है कि हम दूसरे से कंपेयर करें तो एक सही होगा, एक थोड़ा कम सही होगा। और ज़िंदगी में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हर चीज़ क्या होती है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। और उन सभी रास्तों में से हम एक बेस्ट रास्ता चुनते हैं, समझ गए ना, जिसको हम सही मानते हैं। तो ऐसे ही हम क्या इन अप्रोचेज में देखेंगे कि हम एक अप्रोच से कोई स्टडी करें। जैसे मान लीजिए हम 1857 की क्रांति मान लेते हैं हिस्ट्री में। तो उसी एक जो इवेंट हुआ, उस इवेंट को लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए से देखा। जैसे अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये अनसिविलाइज रिवॉल्ट है, ऐसे लोगों का रिवॉल्ट है जिनको रहना ही नहीं आता, सोसाइटी बनाना नहीं आता। ऐसे ही हम दूसरे इंडिया में बहुत से लोगों ने देखा कि ये एक तरह से स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई थी। दूसरे ने बोला कि ये पहली लड़ाई नहीं थी। तो एक छोटी सी इवेंट को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस से, दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो आज यही चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे अप्रोचेस क्या हैं, जो हिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अप्रोचेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों। लेकिन इससे पहले मैं अपना अप्रोच बता दूं कि जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे आपको पता है कि पूरा स्पेक्ट्रम को एक समरी के थ्रू हम पढ़ाएंगे। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा कि बहुत पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। और जहां पर भी हम पढ़ाएंगे तो ये देख के पढ़ाएंगे कि प्रीलिम्स में क्या इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, और मेंस में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जब इस मेथड से हम पढ़ाई करते हैं तो समझ लो बहुत अच्छी पढ़ाई हो, जो मेरा मानना है। और भी मैं दूसरे दोस्तों से जब शेयर करता हूँ, जो हमारे सेलेक्टेड दोस्त हैं, वो यही बोलते हैं कि नहीं, यही अप्रोच सबसे अच्छा आता है कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उससे ये देखो कि इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए और क्या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। वो बहुत जरूरी रहता है एनालिसिस। जब ऐसा करते हैं तो याद करने का भी एक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रीवियस चैप्टर जो हमने कवर किया था उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो इससे पहले हमने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उस चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था आपको याद होगा। चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, उसमें सोर्सेज पढ़े थे कि हिस्ट्री को लिखने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। यही पढ़ा था कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो सोर्सेज की हम बात करें, सोर्सेज आपने पढ़े होंगे कि नेशनल आर्काइव्स थे, कि नेशनल आर्काइव्स थे। ठीक है, ऐसी स्टेट के आर्काइव्स थे। फिर आपने देखा होगा ट्रेवल अकाउंट्स थे। ठीक है, ऐसे 4 से 5 पढ़ा हुआ। फिर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर, उससे भी हमने हिस्ट्री के कुछ डेटा एंड फैक्ट्स निकाल के हमने अपनी हिस्ट्री लिखी है। ऐसे करके बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी जो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ज़्यादा हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार आपको ही करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अब जो आगे वाला हमारा चैप्टर आ रहा है। वो इस चैप्टर का सिंपल नाम भी आपको पता है कि कौन कौन से अप्रोचेज हैं, कि मेजर अप्रोचेज टू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखो, इस अप्रोच में आप देखेंगे पहले, सबसे पहला जो अप्रोच हम पढ़ेंगे वो आप देख लेते हैं, कॉलोनियल अप्रोच। ठीक है, कि ये जो अप्रोच है वो कैसे लिखा गया, अभी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम नेशनलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनलिस्ट अप्रोच के जो हमारे इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने हिस्ट्री को कैसे देखा, जो भी हमारी कोई इवेंट हो रहा था, कोई रिवॉल्ट हो रहा था, उसको कैसे देखा। ठीक है, फिर आप देखोगे मार्क्सिस्ट। ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच भी आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में पढ़ते होंगे मार्क्स को। ठीक है, तो मार्क्स अप्रोच हो गया। फिर इसके बाद क्या है, फोर्थ है सबअल्टर्न अप्रोच। और इसके अलावा 4 और हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो ये आज का चैप्टर है, सिंपल इन्हीं अप्रोचों को पढ़ाया जाएगा, कैसे हमें देखना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। तो मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण। हिंदी वाले दोस्त पिछली बार बोल रहे थे कि हिंदी में भी पढ़ाया जाए सर, तो हिंदी में भी हम देख रहे हैं क्या क्या इसमें पढ़ाया जा सकता है, तो हिंदी को भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चैप्टर सेकंड है, अब देख लेते हैं। पहले तो देखो, एक इसमें वर्ड यूज किया गया है इस चैप्टर में, वो है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है।
तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है कि हिस्टोरियोग्राफी द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, मीन्स जो हिस्ट्री लिखी गई है ना उसका इंटरप्रिटेशन करना कि ये हिस्ट्री क्यों लिखी गई है, कैसे लिखी गई है, किस मेथड से लिखी गई है, उसको हम हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हिस्टोरियोग्राफी क्यों एसेंशियल है, वो इसलिए एसेंशियल है कि हमें जो इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट है ना किसी भी हिस्ट्री का क्यों लिखी गई है वो हमें इसके बारे में पता चलता है, समझ गए ना, कि कैसे हिस्ट्री लिखी गई है। तो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट हमें पता चल जाता है कि किसी पर्सन ने लिखी है तो क्या सोच के लिखा है, समझ गए ना। तो हिस्ट्री शुड नॉट बी सीन एज ए मियर स्टोरी टेलिंग, इट इज ऑफर्स आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशन। तो कहने का मतलब हिंदी वाले दोस्तों के जैसे इतिहास को महज कहानी कहने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, ये विचार और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। इसके पीछे कुछ तर्क भी होना चाहिए कि जो लिखा गया है वो क्यों लिखा गया है, क्या इसके पीछे रीजन था। ये तो नहीं कि सब्जेक्टिविटी के साथ हमने हिस्ट्री लिख दी, समझ गए, एक ऑब्जेक्टिविटी भी है इसमें कि नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी इसमें से सही होना चाहिए। तो हिस्टोरियोग्राफी का आपको मीनिंग सही से समझ जाना है थोड़ा। यदि हम सही से यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो तो ये वर्ड्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मान लो यही यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है और इसके क्या क्या अप्रोचेज हैं, समझ गए ना। तो ये बेसिक आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। अब देखो 4 अप्रोचेज की हम बात करते हैं कि ये 4 अप्रोचेज क्या हैं। एक कॉलोनियल की बात करते हैं और द इम्पेरियलिस्ट, एक ही बात है। कॉलोनियल किसी पर राज्य, किसी देश को एक दूसरा देश उसका एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। इकोनॉमिकल टर्म में बात करें, सोशल टर्म में बात करें, किस हर टर्म से वो उसको एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया, ऐसी सबल्टर्न अप्रोच हो गए। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी देख लिया है। औपनिवेशिक, समझ गए ना, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी दृष्टिकोण और मातहत अप्रोच, ठीक है। तो ये अप्रोचेज हैं। फिर इसके बाद अदर भी अप्रोच हैं, कम्युनलिस्ट अप्रोच पढ़ेंगे, कैम्ब्रिज अप्रोच भी पढ़ेंगे कि कैम्ब्रिज अप्रोच क्या होता है। इसके बाद लिबरल, बहुत वर्ड सुना होगा कि लिबरल्स के बारे में। जब हमारा दोस्त, हम जब यूपीएससी तैयारी करने गए थे 2019 नवंबर में लास्ट में, लगभग 2020, तो हमारे दोस्त जब आते थे तो जब हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो उसमें बातें होती थी कि अरे भाई ये तो हिंदू पढ़ के कम्युनिस्ट बन गया। वो एक जो थोड़ी वैसी बातें करता था खुले दिमाग से कि कुछ भी, तो उसको लिबरल्स हम बोलना स्टार्ट कर देते। वो थोड़ा अलग ही रहता है, अभी भी रहता है। हम लोग जब दोस्त बात करते कि भाई ये तो कम्युनिस्ट बन गया, ये लिबरल, तो ये वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे। फिर नियो लिबरल की बात सुनी होगी। फिर फेमिनिस्ट, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो नारीवादी मूवमेंट्स होता उनका, उनकी बातों के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, तो वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। तो ये चीज़ें, ये अप्रोच सब पढ़ेंगे। अब एक एक अप्रोच की हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो अप्रोच है वो कॉलोनियल अप्रोच क्या होता है। अब ये अप्रोच क्या है, कॉलोनी के जो लोगों ने, जो हमारे ऊपर जिन लोगों ने शासन किया, अब कौन, किसने किया, मेनली जो आए तो बहुत से यूरोपियंस थे, लेकिन जो मेनली कौन बचा था 1947 से आते आते, वो केवल अंग्रेज बचे हुए, और तो छोटे मोटे पुर्तगीज उनसे कोई ज़्यादा लेना देना, वो तो गोवा में रहे थे। तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज लोग थे, जो कॉलोनियल लोग थे, उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है उस हिस्ट्री को देखा है, वो जो नज़रिया है वो कॉलोनियल अप्रोच बोलता है। कॉलोनियल अप्रोच में क्या बोला जाता है, वो ऐसे बोलते हैं कि जो हमने क्या बोलते हैं, हमने इन लोगों पर राज्य करके, इंडिया में राज्य करके हमने जो यहाँ किया, यहाँ के लोगों को सुधारा है, सिविलाइज्ड किया है। पहले से तो ये अनसिविलाइज्ड थे, उनको यही नहीं पता था कि जीवन कैसे जिया जाता है, इनकी ग्रोथ रुक गई थी, इन स्टेगनेंट हो गई थी सोसाइटी में कुछ। इनको एजुकेशन हमने प्रोवाइड की है, इनको हमने क्या बोलते हैं, हमने इसलिए इनको ऊपर शासन किया है कि यूनिटी इनकी हमने बढ़ा दी है। पहले ये बिखरे हुए थे, राजा राजा अलग अलग डिफरेंट जगह बहुत से राजा थे, हमने इनकी यूनिटी बढ़ा दी है। तो ये अप्रोच बोल रहा है। जैसे टू सेंस ऑफ द कॉलोनियल अप्रोच, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज एंड वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल आइडियोलॉजी, मींस ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई जो कॉलोनियल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। मींस एक राज्य दूसरे राज्य पर, मान लो एक देश दूसरे देश पर वहां के लोगों को अपने अंदर हड़पने की कोशिश करता है, तो वो कॉलोनियल आइडियोलॉजी है, मैं कॉलोनी को सपोर्ट कर, उन लोगों ने लिखा। अब उनकी जो फोकस था वो क्या था, वो जस्टिफिकेशन कर रहे थे कि हमने मान लो भारत के ऊपर राज किया तो क्या रीजन थे, जस्टिफिकेशन करना, मींस किसी गलत काम को भी जस्टिफिकेशन। भाई एक दूसरे देश का शोषण करना एक देश के द्वारा तो ये गलत है, लेकिन उस चीज का भी ये जस्टिफिकेशन कर रहे थे कि हम क्यों कर रहे थे। तो समझ गए, क्रिटिसिज्म कर रहे थे इंडिजीनियस सोसाइटी, जो हमारी जो इंडिया की सोसाइटी थी, जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनका क्रिटिसिज्म किया इन लोगों ने। जो कॉलोनियल अप्रोच से जो हिस्ट्री लिखी गई है, इस अप्रोच से जो हिस्ट्री लिखी है, वो हमारे जो इंडिजिनियस लोग हैं किसी भी जगह के, उनके कल्चर को नीचा बताना और अपनी कल्चर का प्रेज करना कि नहीं, हम अंग्रेजों की कल्चर बहुत अच्छी है, समझ गया ना। तो ये चीजें उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया था। अब कौन कौन से हिस्टोरियंस थे, जैसे जेम्स मिल, इन्होंने हिस्ट्री लिखी, और देखोगे ऐसे विंसेंट हो गए और स्मिथ हो गए। तो ये बहुत से इन्होंने कॉलोनियल हिस्टोग्राफी को थोड़ा बढ़ावा दिया, इस अप्रोच को बढ़ावा दिया।
समझ गए ना। अब कैसे कैसे दिया आपने देखा होगा, ये जेम्स मिल जी हैं और इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है बुक, तो इन्होंने यही सब रीजन दिया कि हम अंग्रेजों ने क्या क्या इनको बेनिफिट्स दिए इंडियंस को, समझ गए ना। तो ये चीजें हैं। अब इनका जो जो था वो ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, बोल रहे थे कि भाई इंडिया को हमने एक एक नई पहचान दी, जो भी है, समझ गए। फिर ये क्या ब्रिटिश ब्रिंगिंग यूनिटी ऑफ इंडिया, ये अप्रोच ये बताता है कि मेरे शासन करने से अंग्रेज इसमें इंडिया में आए तो इंडियंस का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्या क्या कि उनकी यूनिटी बढ़ गई। सोशल डार्विनिज्म इन्होंने एक थ्योरी दी, आपको ये बहुत वर्ड अच्छा है, आपने पढ़ा होगा, इवोल्यूशन पढ़ा होगा, डार्विनिज्म की थ्योरी। तो डार्विनिज्म की थ्योरी क्या बोलती है कि नेचर में वही पर्सन रह सकते हैं जिंदा जिनको, जो थोड़े सर्वाइवल के लिए फिट हैं, अच्छे हैं, पावरफुल इंसान ही रह सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है और वहां पर कई स्पीसीज हैं, तो वही स्पीसीज जिंदा रहेगी जो हेल्दी होगी और जो सर्वाइवल के लिए फिट होगी, ना तो ऐसी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी जो अपने सर्वाइव के लिए। तो इन्होंने सोशलिस्ट डार्विनिज्म थ्योरी दी, सोशल सोसाइटी में वही इंसान शासन करेगा जो फिट होगा। मींस अंग्रेज जो लोग हैं वो फिट हैं, कि उनकी कल्चर भी बहुत हमसे अच्छी है, और जो इंडियन की कल्चर है वो खराब कल्चर है, इसलिए हम जो बने हुए हैं तुम पर शासन करने के लिए बने। तो ये सोशल डार्विनिज्म थ्योरी थी, कहते हैं कंसीडरिंग द इंग्लिश सुपीरियरिटी, मींस जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो अपने आप को सुपीरियर बता रहे थे कि हम इंडियन से बहुत बेहतर हैं और हम ही इन लोगों को सुधार सकते हैं और हम ही शासन कर सकते हैं और हमारे शासन करने से इन लोगों की ग्रोथ होगी और ये सिविलाइज्ड हो जाएंगे, समझ गए ना। और व्यू ऑफ इंडिया एज ए स्टैग्नेंट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो रुकी हुई है, समझ गए, जैसे तालाब में पानी रुका हुआ है, ऐसे तालाब के पानी से इंडिया को कंपेयर कर दिया और बहती हुई रिवर को अंग्रेज बता दी कि मैं बहती हुई रिवर हूं और रुका हुआ तालाब का पानी जिसमें दुर्गंध आ रही है वो इंडिया है, ऐसा बोल दिया, समझ गए ना। फिर क्या है, फिर उन्होंने क्या, इस्टेब्लिशिंग ए पैक्स ब्रिटेन का फॉर लॉ ऑर्डर एंड पीस, कि हमने यहाँ पर लॉ लेके आए, इनको पहले रूल ही नहीं पता थे कि लॉ क्या होते हैं, इनको ऑर्डर ही नहीं पता था, इनको पीस के बारे में नहीं पता था, ये आपस में लड़ते रहते थे। मानते हैं कुछ हद तक था, लेकिन ये जितना लिख रहे हैं इतना नहीं था, समझ गए। तो कॉलोनियल अप्रोच आपको समझ में आ गया होगा। कॉलोनियल अप्रोच ये बताता है, ये रीजन बताता है कि जो जो हिस्ट्री लिखने का तरीका है उसमें ये बताता है कि हमने क्यों शासन किया इन पर, समझ गया ना। तो ये रीजंस ये बताते हैं। अब देखो इसके आगे जो अप्रोच होता है, तो ये समझ में आ गई होगा, मैंने हिंदी में अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। तो देखो ये क्या दिखाया गया, इन्होंने ये एक अप्रोच, एक बहुत अच्छा एक कार्टून आपको दिख रहा है, इसमें ये दिखाया दो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी का भार लेके जा रहे हैं। एक इस पर शायद बुक भी लिखी गई थी कि बर्डन ऑफ वाइट मैन, मीन्स जितने भी सफेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनके ऊपर बहुत सा बर्डन है। इंडिया के जो काले लोग हैं वो हमारे लिए क्या है, बर्डन है। इन लोगों को हम उठा के ले जा रहे हैं, इनको हम सभ्य बना रहे हैं, इनके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हम इनको एडुकेट कर रहे हैं, तो समझ गए ना। तो ये लोगों ने क्या किया, हमारी कल्चर को और लोगों को बहुत नीचा दिखाया कि आप में कुछ है ही नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये अप्रोच था। तो उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है ये सोच के लिखी है कि जो इंडियन थे वो उनको कुछ नहीं आता था, सिंपल भाषा में बोला जाए कि हम ही को सब कुछ आता है और हमको आप फॉलो करो, समझ गए। तो एक अप्रोच ये था। एक दूसरा अप्रोच जो आया वो नेशनलिस्ट अप्रोच आया, मींस हमारा राष्ट्रवादी अप्रोच आया, जिसमें दादा भाई नौरोजी, समझ गया ना। तो इस अप्रोच का क्या है, नेशनलिस्ट अप्रोच प्रमोट्स यूनिटी इन नेशनलिस्ट फीलिंग, हमारी देशभक्ति की भावना इन्होंने जगाई। इन्होंने ये बोला कि हम प्राचीन काल से शासन करते आ रहे हैं, हमें प्राचीन काल से डेमोक्रेसी के बारे में पता है, हमारी कल्चर बहुत बहुत समझ गए ना, बहुत रिच है। इन लोगों ने बस आने के बाद हमारी कल्चर को नष्ट कर दिया। हम प्राचीन काल मौर्य काल से देख रहे हैं हमारा कितना बड़ा साम्राज्य था, समझ गया। हमारे पास चाणक्य था उस समय, हमारे पास उन्होंने बहुत सी लॉ एंड ऑर्डर की बुक्स लिखी थी, हमको उल्टा पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये अप्रोच इन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे लोगों को यूनिफाइड किया, रिलीजियस लोगों, कास्ट हो, लिंग्विस्टिक हो, क्लास डिफरेंस, सबको यूनाइट किया कि नहीं हम लोग इंडियंस हैं, हमारी भी एक कल्चर थी, समझ गया, हमको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो इमर्ज्ड आफ्टर 1947, 1947 के बाद इनका इमर्जेशन ज़्यादा हुआ बाद में, लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग हुए थे। जैसे हम इनका दादा भाई नौरोजी का देख लेते हैं। ये दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब इनके बारे में आप देखोगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1901 में, एक बुक लिखा था, आपको पता भी होगा, पॉवर्टी, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया, समझ गया ना। तो ये जब बुक लिखी थी तो इन्होंने क्या बोला
कि यहाँ के जो इंडिया में लोग ये शासन कर रहे हैं, हमारे यहाँ के धन को, हमारे पैसे को, हमारे मनी को कहाँ ले जा रहे हैं, समझ गए ना, वेल्थ ड्रेन हो रहा है हमारे। अभी क्या, अभी लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, आपने सुना होगा, हमारे दिमाग का यूएसए में ड्रेन हो रहा है, समझ गए, यहाँ के लोग पढ़ाई करके वहां चले जाए। उस समय इन्होंने थ्योरी दी थी वेल्थ ड्रेन की, कि हमारा यहाँ का जो वो है धन है, वो सब अंग्रेज लेके ले जा रहे हैं, हम पहले सोने की चिड़िया थे, समझ गए। तो 1901 में इन्होंने बुक लिखी पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि ये गरीबी इन अंग्रेजों के चक्कर में आई है, हम गरीब नहीं थे। अनब्रिटिश इसलिए लगाया कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो लंदन में जो बातें करते हैं अच्छी अच्छी, वो है अच्छी सोच है, लेकिन अनब्रिटिश सोच जो यहाँ रूल कर रहे हैं ना, वो अनब्रिटिश है, जो बातें वहां कर रहे हैं वैसा यहाँ शासन करना चाहिए। तो इस बुक में इन्होंने क्या किया था, वेल्थ ड्रेन की थ्योरी दी थी, कि इसमें क्या है, हमारे यहाँ का धन है वो बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ब्रिटिश वाले लोग ले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, नेशनलिस्ट अप्रोच दिया, कि हम बहुत रिच थे, अंग्रेजों ने हमारी बर्बाद कर दी, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया, हमारे पैसों को यहाँ से ले जा रहे हैं, समझ गया ना। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी फोकस्ड ऑन एंशिएंट, समझ गया, और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की उन्होंने बात करना स्टार्ट की, लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। जैसे आपको ये तिलक जी दिख रहे हैं, तिलक जी ने बहुत से मेले लगाना स्टार्ट कर दिया, उस मेले में बोलना स्टार्ट कर दिया, जगह जगह लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, और वहां पर स्पीच देना स्टार्ट कर दिया, अपनी संस्कृति के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो लोग जागरूक होना स्टार्ट हो गए, नहीं हमारी भी संस्कृति बहुत अच्छी है, समझ गए ना। तो कॉलोनियलिज्म का उन्होंने विरोध किया। इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या है, कि हमारी ऐसी ऐसी इनकी पॉलिसी जा रही है कि जिससे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, और ये हम अपने बेनिफिट्स के लिए, मान लो जैसे इन्होंने 1853 में रेल स्टार्ट किया था अंग्रेजों ने, तो वो इसलिए स्टार्ट किया था कि यहाँ से कच्चे माल को लंदन में ले जा सके, फिर वहां पर अच्छे से मटेरियल प्रोडक्शन क्रिएट करके फिर उसी को यहाँ फिर लेके बेचा जा सके। तो समझ गए ना, तो एक्सप्लोटेशन किया, हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया। ऐसे दादा भाई नौरोजी ने, आपको पता ही है, एमजी रानाडे हो गए, और अदर्स जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने साइंटिफिक क्रिटिक किया कॉलोनियम रूल का, जो ब्रिटिशर्स थे उनके राज का इन्होंने विरोध किया। तो नेशनलिस्ट अप्रोच आपको समझ में आ गया। कॉलोनियल अप्रोच अपना रीजन बताता है कि हम क्यों शासन इन पर कर रहे थे, ऐसी जो नेशनलिस्ट अप्रोच ये बता रहा है कि जो हमारी जो अभी तक घटना हुई है, जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी है, ये सोच के लिखी है कि यार अंग्रेजों ने हमारा कितना खराब किया, समझ गए ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। अब इस अप्रोचेज के आगे जो नेशनलिस्ट अप्रोच, इन्हीं का और थोड़ा देखते हैं। नेशनलिस्ट लीडर्स नॉट हिस्टोरियंस। एक और चीज आपको यहाँ बता देते, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो हिस्टोरियंस नहीं थे, बस उन्होंने क्या डॉक्यूमेंटेड किया था नेशनल मूवमेंट का। जैसे दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, तो वो हिस्टोरियंस नहीं थे, उन्होंने अपनी सोच को लिखा कि कैसे हमारे इंडियंस का जो धन है वो विदेश में जा रहा है, समझ गए ना। तो उनकी बुक लेकिन कुछ जो हिस्टोरियंस थे वो आरसी मजूमदार, ताराचंद आर नोटेबल नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो ये अब कोई पूछ लिया जाए कि दो एग्जांपल दो आपको जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, तो आप ताराचंद का लिख सकते हो। तो ताराचंद क्या कॉलोनियल हिस्ट्री का बहुत वो करते हैं विरोध, कि भाई जो अंग्रेज आए थे हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए आए थे, हमें सिविलाइज करने के लिए नहीं आए थे, समझ गए ना। अंग्रेज यहाँ आए थे अपने बेनिफिट्स के लिए, ट्रेड्स करने के लिए, फिर ट्रेड्स के चक्कर में इन्होंने हमारा एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हिस्टोरियंस आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आता है, तीसरा अप्रोच जो आता है, वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब कुछ लोग इंडिया में ऐसे भी तो जो मार्क्सवादी की टर्म से हिस्ट्री को देखते हैं, कि जो हिस्ट्री पूरी हुई है, जो क्रांति पूरा स्टार्ट हुआ, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो स्टार्ट हुआ है, उसके पीछे मार्क्सिस्ट अप्रोच उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया। उसमें इन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया, इसलिए लड़ाई होना स्टार्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था। कुछ यहाँ के इंडियंस लोग भी कुछ ऐसे लोगों का, जो गरीब लोग थे, उनका एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर दिया, तब ये क्रांति होना स्टार्ट हुई, उनका ये बोलना था। तो समझ गया ना। तो देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंडिया स्टार्टेड विद 2 क्लासिक बुक्स। कौन कौन सी बुक थी ये बुक्स को आपको देखो, आप प्रीलिम्स का यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। पहली बुक आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया टुडे किसके द्वारा लिखी गई है। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच को प्रमोट करती है, बाई रजनी पालमे दत्त, समझ गया ना। ये बुक भी यहाँ पे आपको दिख रही हो, इंडिया टुडे बाई रजनी पालमे दत्त। इस बुक का आपको नाम पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, प्रीलिम्स के लिए मैं लिख भी देता हूं, आपको इसके नोट्स बनानी है कि ये बुक्स किसके लिए लिखी गई है, ठीक है। ऐसी एक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इस बुक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये बुक किसने लिखी है। ये बाई AR देसाई। AR देसाई के बारे में हम बात की जाए, ये देखो, ये सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, AR देसाई। तो ये जो बुक लिखी गई है, ये बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, समझ गए ना।
तो सोशलिस्ट बहुत बड़े थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी कि कैसे कैसे इंडिया में जो नेशनलिज्म जगा है, कैसे जगा है, कैसे क्रांति स्टार्ट हुई, पूरा इस बुक में लिखा है। ऐसी इंडिया टुडे में इन्होंने बुक लिखा है। और ये जो बोथ बुक्स, ये दोनों बुक्स वर रिटन फॉर द लेफ्ट बुक क्लब। एक क्लब था इंग्लैंड में, उसके लिए लिखी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर पब्लिश्ड इन इंडिया, बाद में ये इंडिया में पब्लिश्ड हो गई। तो लोगों को पता चला कि यार भाई ये भी इनका अप्रोच अच्छा है कि इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ वो क्यों हुआ। इन्होंने डिफरेंट रीजन दिया, नेशनलिस्ट ने अलग रीजन दिया, उन्होंने अलग दिया, कॉलोनियल ने, समझ गया ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, तो यहां से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या है, अब इन्होंने क्या बोला, कंट्राडिक्शन बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स एंड सब्जेक्ट पीपल। कुछ लोग जो जिनका एक्सप्लोटेशन हुआ था उनमें लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, और कॉलोनियल मास्टर्स, अब कॉलोनियल मास्टर्स में कौन कौन हो सकता है, अंग्रेज भी हो सकते हैं, और कुछ इंडिया के जो लोकल रिच पीपल भी हो सकते हैं, उनमें भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, समझ गया ना। तो इन्होंने बताना कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस सी द प्राइमरी कंट्राडिक्शन बिटवीन कॉलोनियल मास्टर्स एंड सब्जेक्ट पीपल। उन्होंने बोला कि उन लोगों में जो थोड़ा एक्सप्लोटेशन कर रहे थे उन लोगों में, और जिनका हो रहा था उन लोगों में लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, इसलिए ये ऐसा हुआ, समझ गया ना। दे रिकग्नाइज द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। उन्होंने ऐसा बोला कि नेशन भी साथ साथ में बढ़ रहा था बिल्डिंग, और साथ साथ में हमारा कॉन्ट्राडिक्शन भी थे कि सोसाइटी में आपस में भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उन लोगों में जो थोड़े अमीर लोग थे, और ऐसे लोगों में जो नीचे लोगों में जिनमें गरीब लोग थे, उनमें भी कंट्राडिक्शन चल रहा था, और साथ साथ हमारा देश भी बढ़ रहा था। ऐसा नेशनलिस्ट क्या बोल रहे थे कि हम सब में यूनिटी थी और हम सब ने मिलकर लड़ाई की है, तब हम स्वतंत्र हो पाए। इन्होंने ये बोला कि नहीं, स्वतंत्र ऐसे नहीं हो पाए, आपस में भी लड़ाई चल रही थी, समझ गए। जो रिच लोग थे इंडिया के, वो गरीब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे साथ साथ में। तो ये इनका अप्रोच था, तो ये अप्रोच सही भी लग रहा है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस एक्नॉलेज द इनर कंट्राडिक्शन, समझ गए, अंदर भी कंट्राडिक्शन हो रहे थे डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट लोग थे, ट्राइबल्स लोग थे, ट्राइबल्स लोगों का कुछ जो देखोगे, जो आसपास के टाउन के लोग थे उन्होंने एक्सप्लोटेशन किया, तो आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो। भाई बिरसा मुंडा ने लड़ाई किया केवल अंग्रेजों के खिलाफ की थी, नहीं, उसने उन लोगों को जो जमींदार लोग थे उनके खिलाफ भी उसने लड़ाई स्टार्ट की थी, समझ गया ना। तो ये पूरा व्यू दे रहा है, और सब व्यूज को देखो तो होलिस्टिक व्यू आपको मिल रहा है। तो सभी अप्रोच, आपको हिस्ट्री को समझना चाह रहा है तो सभी अप्रोच को पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको एक होलिस्टिक व्यू पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। दे गो बियॉन्ड द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड एग्जामिन द क्लास एंड सोशल स्ट्रगल विद इन द नेशन। उन्होंने सोशल क्लास, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग थे, डिफरेंट सेक्शंस जो लोग थे, उसमें आपस में क्यों लड़ाई हो रही, उसका भी रीजन एक तरह से बताया। तो कैसे देश बना, तो उन्होंने ऐसे बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्रिटिक ऑफ रजनी पालमे दत्त का अप्रोच का क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसका क्रिटिक्स करना स्टार्ट कर दी, आलोचना करना स्टार्ट कर दी कि यार ये बता रहे, क्या आलोचना करना स्टार्ट कर दी उन्होंने, आलोचना इसलिए लोगों ने स्टार्ट कर दी कि यार ये तो देश की जो इंटीग्रेशन है, जो यूनिटी है, उसी को खराब कर रही है, समझ गया। अरे आपस में लोग लड़ रहे हैं, ऐसा बताओगे तो क्या होगा, इंडिया की यूनिटी खराब होगी ना। लोग पढ़ेंगे कि भाई स्टार्टिंग से हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं। तो क्या उन्होंने रजनी पालमे दत्तास का ट्रीटमेंट ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट, ऐसे लोग जो एंटी कॉलोनियलिस्ट थे उनमें, और क्लास स्ट्रगल वॉज क्रिटिसाइज फॉर लेकिंग इंटीग्रेशन। मीन्स इस भावना में, इस सोच में क्या है, इंटीग्रेशन की सोच नहीं है, इंडिया की यूनिटी की बात नहीं हो रही है, ये ऐसा दिखा रही है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, समझ गया। सम कंसिडर हिज व्यूज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एज ए सोनली बोर्गवास मिसिंग इट्स डाइवर्स एंड ऑल क्लास करेक्टर। कुछ लोग ऐसे बोलते कि केवल पूंजीवाद लोगों का और संपत्तिवाद, जिनके पास पैसा है उनका, और कुछ लोगों का ही बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कुछ लोगों का विरोध कर रहे हैं, समझ गए ना। कुछ लोगों ने क्या बोला, सुमित सरकार ने क्रिटिसाइज दत्स पैराडाइम एज ए सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ द मार्क्सियन क्लास अप्रोच। कुछ लोगों ने बोला कि तो मार्क्स ने जो थ्योरी दी है ना, सिंपल वैसी थ्योरी है कि लोगों में लड़ाई हो रही थी, और इसलिए हो रही थी कि लोगों का एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था, इन्होंने कुछ नया नहीं बताया। तो इनका थोड़े थोड़े क्रिटिसिज्म है, थोड़ा जान लेना है और ज़्यादा डीप नहीं जाना है इस चैप्टर में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अप्रोचेस क्या है। ए.आर. देसाई का जो फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ए.आर. देसाई जो अब दूसरी बुक थी आपने देखा था, इन्होंने भी मार्क्सिस्ट थ्योरी दी कि भाई जो हिस्ट्री बनी है वो लोगों का, इंडिया के लोगों ने भी इंडियन लोगों का एक्सप्लोटेशन किया था, उनमें भी आपस में लड़ाई हो रही थी, और साथ साथ में एक नेशनल फीलिंग भी थी, ऐसे हमारा देश बना है, समझ गया ना। ए.आर. देसाई ने क्या किया है कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट था उसको 5 फेजेज में बांटा था। वो ज़्यादा फेजेज जानने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप जाने, उन्होंने डिफरेंट फेज बताए थे कि प्री कॉलोनियल ऐसे था, फिर कॉलोनियल ऐसे हो गया, फिर उसके बीच में कौन कौन से कांग्रेस कैसे, जो वो डिफरेंट फेजेज बताए होंगे, ठीक है। ये ईच फेज इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सोशल क्लासेज,
तो मैं हर फेज क्या है, एक सोशल क्लासेज ने पार्ट लिया। चलो जैसे हम गांधी जी के मूवमेंट्स को देख लेते हैं। आप देखोगे 1905 में जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत से क्या बोलते हैं जो बिजनेसमैन थे उन्होंने सपोर्ट किया था। क्यों? कि उन्होंने इसलिए किया था कि यार देश देश वाली चीजें प्रमोट होंगी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और बाहर की चीजों को क्या बंद कर दिया जाएगा। फिर ऐसी से आप देखोगे जब 1921 में आए तो देश जो बिजनेसमैन थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम सपोर्ट कम कर दिया। फिर कौन किसने करना स्टार्ट कर दिया? मुस्लिम और एक साथ आ गए। तो उसका रीजन कुछ और था मुस्लिम का 1921 में आने का असहयोग आंदोलन में, कि वो खलीफा का जो सपोर्ट करने के लिए आ गए। तो हर टाइम अलग अलग सोशल ग्रुप आया, उसका एक अलग रीजन है। तो ये बोलना है कि हर मूवमेंट जो हुआ है, हर फेज जो हुआ है, उसका एक सोशल क्लास आया है विद स्पेसिफिक सोशल क्लास दैट सपोर्टेड एंड सस्टेन द मूवमेंट। जो मूवमेंट था, जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट था, उसका एक रीजन था। अच्छी बात है, एक लॉजिकल बात भी है ये, ठीक है। अब क्या है, सब अल्टर्न अप्रोच क्या है? ये सब अल्टर्न अप्रोच के बारे में जान लेते हैं। सब अल्टर्न अप्रोच ये बोल रहा है कि इसने थोड़ी थोड़ी क्या समझो, मार्क्सिस्ट जैसा थोड़ा आप कंफ्यूज लगोगे। जो स्टार्ट अभी इससे मार्क्सिस्ट की थोड़ी थी उसी से मिलती जुलती मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। इसमें यह बोल रहा है कि जो हमारा पूरा का पूरा इंडियन जो नेशनल मूवमेंट था, स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था, उसमें क्या दिखाया है उन्होंने? ये दिखाया है कि यार ये केवल ऐसा दिखाया गया है कि केवल अलीट लोग ही इसमें फाइट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गरीब लोग थे, नीचे तबके के लोग थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन आप कांग्रेस में देखो सब रिच लोग थे, रिच पैसे वाले लोग थे, केवल वही अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने इसको स्वतंत्रता देने में सब, लेकिन उन जो गरीब लोगों के जो सपोर्ट था, गरीब लोगों का जो योगदान था, उसको भूला गया है। समझ गया? उन लोगों को पार्टीशन जितना देना चाहिए तो वो उतना नहीं दिया गया है। समझ गया? तो क्या है, स्टार्टेड इन द अर्ली 1980 अंडर रंजीत गुहा जी ने। तो आप सबल्टन का जो सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, वो रंजीत गुहा जी हैं। थोड़ा आपको पता होना चाहिए, कोई यही पूछ रहे कि सबल्टन हिस्ट्री किसने लिखी। इस बुक का भी आगे आपको नाम दिखेगा, वो है रंजीत गुहा जी, ठीक है। क्रिटिक ऑफ एग्जिस्टिंग हिस्टोरियोग्राफी, उन्होंने क्या विरोध करना, आलोचना करना स्टार्ट कर दी कि जो हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई है, जिस दृष्टिकोण से लिखी गई है, उसका उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। समझ गए ना? उन्होंने ये बोला कि इग्नोरिंग द वॉइस ऑफ पीपल, लोगों की वॉइस को दबाया गया, कुछ ही लोगों ने, रिच लोगों की बात उसमें रखी है। सबअल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी चैलेंजेस द एलिटिस्ट बाइसेस इन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। कहते हैं ना, उन लोगों को ज्यादा ध्यान दिया गया हिस्ट्री में, उन्हीं लोगों की ज्यादा कहानियां लिखी गई जो रिच लोग थे। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करें, समझ गए ना, तो उसमें आप देखोगे जिनकी हिस्ट्री लिखी सब रिच लोग थे। चलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें, वो ठीक है एससी कैटेगरी से थे, लेकिन थे तो पैसे वाले घर से, उनके अच्छी कंडीशन थी, ऐसा नहीं उसके कैपेबल में जो पर्सन लंदन पढ़ने जा रहा है तो एक सही थी। आप जिनकी भी हिस्ट्री लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू की हिस्ट्री लिखी गई है या किसी की भी, तो वो इलाइट फैमिली से आते, समझ, अलाइट फैमिली से। लेकिन जो ऐसे भी लोग थे कि जो बहुत से लोग थे जो बहुत पुअर थे, उनकी हिस्ट्री नहीं ज्यादा लिखी गई। तो ऐसा इनका अप्रोच। कंट्राडिक्शन इन कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी, समझ, अलीट इंडियंस फॉरेनर्स वर्सेस सब अल्टर्न ग्रुप्स। तो समझ गए ना? तो कंट्राडिक्शन हो रहा है, किसमें कंट्राडिक्शन हो? जो रिच लोग हैं या तो फॉरेनर होंगे या इंडियन होंगे, और प्लस जो नीचे के तबके के लोग हैं, एससी हो गया, एसटी लोग हैं, उनके बीच में। नॉट ए कन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलोनिज्म एंड इंडियन पीपल। केवल यही नहीं कि कन्फ्लिक्ट केवल इंडियन पीपल में हो रहा है और कॉलोनिज्म नहीं, कन्फ्लिक्ट उसमें भी हो रहा है कि जो अमीर हैं और गरीब हैं। ये समझ गए? ये बताना चाह रहे हैं। तो रिजेक्ट्स मार्क्सिस्ट थ्योरी, इन्होंने मार्क्सिस्ट की थ्योरी का विरोध किया। क्यों विरोध किया? उन्होंने ये बोला कि जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें इंडियन सोसाइटी में ज्यादा क्या नहीं था, कैपिटलिज्म नहीं था, क्योंकि किसी के पास पैसा ज्यादा रिच नहीं थे, कैपिटलिज्म एकदम एकदम नया नया आया था, उस समय कैपिटलिज्म नहीं था। तो कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म थ्योरी वहीं पर आएगी जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट लोग हों और लेबर्स का एक एक्सप्लोटेशन किया जा रहा हो। इन्होंने ये बताया। तो ये बोला कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो बिल्कुल खराब है, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये बोला कि जो नेशनलिज्म है वो एक्सप्लोटिव बेस्ड था, किसके? कास्ट में भी था, मींस कास्ट सिस्टम था, इसलिए लोगों में आपस में लड़ाई होती थी कि जो ऊंची जात के कास्ट के लोग थे वो नीची जात का विरोध कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, समझ गए? तो मार्क्सिज्म केवल कैपिटलिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है, बहुत से रीजन थे, जेंडर में था, औरतों का वो किया जाता है एक्सप्लोटेशन, इसलिए ये स्टार्ट हुआ। रिलीजन, धर्म में भी एक्सप्लोटेशन था, समझ गए? डिफरेंट डिविजन थे सोसाइटी में, तो उन्होंने ऐसे बताना स्टार्ट किया। तो नेशनलिज्म इग्नोर्ड इंटरनल सोसाइटल कंट्राडिक्शन। तो नेशनलिज्म में क्या हुआ, जो इंटरनल कंट्राडिक्शन था उसको इग्नोर किया गया, समझ गए ना? इन मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव, जो गरीब लोग थे, जो ऐसे लोग थे तबके के लोग जिनको कोई केयर नहीं किया, उनको हमने क्या किया, हिस्ट्री में कुछ ज्यादा योगदान नहीं ऐसे दिखाया गया है।
तो ये चीज था सबल्टन, आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद ने आंतरिक सामाजिक अंतर्विरोधों और हाशिए के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया। समझ गए, ऐसे लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड है उनका केयर नहीं किया, और कुछ कुछ जगह किया भी नहीं है। आप देखोगे किसानों की आवाज जब उठनी चाहिए थी तो उस समय नहीं उठाती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हम अभी मान लो मजदूरों के बारे में बोलना स्टार्ट करें तो जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस ग्रुप है, वो हमारा सपोर्ट देना बंद कर देंगे, वो हमको पैसा देना बंद कर देंगे। समझ गए ना? तो ये अप्रोच भी, हर अप्रोच में कुछ ना कुछ अच्छी चीज है। समझ गए ना? नो यूनाइटेड इंडियन एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल, उन्होंने ये बोला कि कोई भी यूनाइटेड नहीं था, ऐसा नहीं कि सभी यूनाइटेड थे, कुछ जगह कंट्राडिक्शन भी था। इंडियन एंटी इम्पीरियलिस्ट टू डिस्टिंक्ट मूवमेंट्स, वो क्या है, सब अल्टर्न्स वर्सेस अलीट ग्रुप, कि जो नीचे तबके के लोग थे और वर्सेस अलीट लोग थे, वो अलग अलग तरह से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। सही बात है कि जो मान लो आईएनसी अलग लड़ रही थी, किसान कुछ अलग अलग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन लड़ अपना मोटिव उनका क्या था, स्वतंत्रता पाने की थी। यार मेरी जमीन पर कोई बाहर का आदमी अधिकार ना करे, चाहे वो जमींदार हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो। तो लड़ाई का मोटिव तो एक ही था, लेकिन क्या था, वो अलग अलग था। समझ गया? तो अलीट मूवमेंट्स क्या था, लीड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीन एज ए पावर स्ट्रगल्स रेदर देन ए जेन्युइन एंटी इंपीरियलिस्ट एफर्ट्स। समझ गया? तो ये ऐसे देख रहे हैं कि उन्होंने कहा सम्राट आंदोलन जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी प्रयासों के बजाय सत्ता संघर्ष के रूप में देखा जाता है, कि कांग्रेस ने जो लड़ाई की वो सत्ता के लेने की लड़ाई की, कि ऐसा नहीं कि हमें पूरे देश के लोगों की स्वतंत्रता के लिए बात करने। तो ये ऐसा इनका व्यूज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनलिस्ट अप्रोच। कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या होता है, अपने कम्युनिटी के बीच में, केवल कम्युनलिस्ट का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। कम्युनलिस्ट का मतलब ये है कि किसी जो कम्युनिटी होती है, दो कम्युनिटी में आपस में लड़ाई हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो सकता है सेम कास्ट की हो, सेम रिलीजन की हो। तो कम्युनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो। कम्युनलिज्म का मतलब किसी कम्युनिटी में आपस में हो सकता है, एक रिच कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से आपस में लड़ाई करे, तो ये भी कम्युनलिज्म है। समझ गया? तो लोगों को ऐसा लगता है इंडिया में कि कम्युनलिज्म का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो सकता है क्रिश्चियन का ग्रुप हो और किसी दूसरे हिंदू के ग्रुप से लड़े, तो ये भी कम्युनलिज्म है। तो कम्युनलिज्म में अप्रोच में ये दिखाया गया कि यार जो भी हिस्ट्री का आप देखोगे तो उन्होंने ऐसे दिखाया, हिस्टोरियंस रिलाइड ऑन कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। जो इस कम्युनिस्ट अप्रोच के जो हिस्टोरियंस हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर रिलाई करते हैं, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। समझ गया? कॉलोनियल एरा की जो टेक्स्ट बुक थी उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने कैसे दिखाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ये बोला कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर सीन एज ए परमानेंट होस्टाइल ग्रुप। बोला ये आपस में परमानेंट लड़ने वाले ग्रुप हैं ये। समझ गया ना? इन्होंने ऐसा बोला कि इसलिए आपस में लड़ने वाले लोग थे, इसलिए इनमें लड़ाई होती थी, इसलिए पाकिस्तान बना। ऐसा दिखाया कि पाकिस्तान बनने का रीजन ये ऐसे देखते हैं कि दोनों होस्टाइल ग्रुप थे। इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर व्यूड एज ए म्यूचुअली डिफरेंट, जो दोनों के हिंदू के जो इंटरेस्ट हैं उनके वो मुस्लिम के इंटरेस्ट से अलग है। समझ गया ना? उनका जो कल्चर है वो दूसरे से कल्चर अलग है, तो इसलिए वो क्या है, दोनों डिफरेंट कम्युनिटी हैं और दोनों लड़ने वाली कम्युनिटी, ऐसा इन्होंने दिखाया। कम्युनल पॉलिटिकल लीडर्स एक्सवरेटेड द व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने ये बोला कि जो कम्युनल पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया, तो इसलिए ये लड़ाई हो गई, पाकिस्तान बन गया। तो ये हम देख सकते हैं कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण क्या है। इसके इतिहासकार जो थे वो किस पर डिपेंड करते थे, जो औपनिवेशिक युग की पाठ्य पुस्तक थी उस पर ज्यादा भरोसा करते थे। हिंदू और मुसलमान को स्थायी शत्रु समूह के रूप में देखा जाता था। हिंदू और मुसलमान के हितों को परस्पर भिन्न और विरोधी माना जाता था। समझ गया ना? सांप्रदायिक राजनीतिक नेताओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच संघर्ष के दृष्टिकोण को तीव्र कर दिया। समझ गया ना? तो कहते हैं इनके जो नेता थे इन लोगों ने भी इस डिफरेंसेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब क्या है, इंडियाज मिडिवल हिस्ट्री वाज पोर्ट्रेड एज ए कंटिन्यूअस हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट। उन्होंने क्या किया कि जो मिडिवल हिस्ट्री थी उसको कन्फ्लिक्ट के रूप में दिखा दिया। कैसे दिखाया कि यार देख रहे हैं मुगल्स आए, मुगल ने पूरे इंडिया पर शासन किया, तो जो मुस्लिम्स लोग थे वो बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे कि नहीं यार मुझे गर्व की बात है कि मेरे मेरे पूर्वजों ने यहाँ पर कितने साल से शासन किया। 1200 में कब से हुआ था आप देखोगे, दिल्ली सल्तनत कब आया, 1100 के बाद आ गया था। समझ गए? 1192 से लेके कब तक, 1857 तक शासन किया मुस्लिम। तो वो थोड़ा गर्वान्वित फील करते, लेकिन मुस्लिम क्या थे, वो अपने आप को थोड़ा अजीब सा देखते कि यार ये शासन करते। तो दोनों में क्या बहुत बड़ी गुस्सा थी, इसलिए आपस में लड़ाई करते थे, इसलिए पाकिस्तान ऐसा ये दिखाना चाह रहा है। म्यूचुअल हेट्रेड डेवलप्ड बिटवीन द ग्रुप्स लीडिंग टू कम्युनल राइट्स। और इतना इनके अंदर घृणा बढ़ गई, आपस में क्या हुआ, राइट्स उन्होंने करना स्टार्ट कर दिए। अल्टीमेटली द कम्युनलिस्ट अप्रोच कंट्रीब्यूटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कम्युनलिस्ट जो अप्रोच था वो बाद में किस में
रिजल्ट हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ, समझ गए ना, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे इन्होंने इसको दिखाना स्टार्ट किया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे। अब कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच है, ये आपको कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच है, इन्होंने क्या बताना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने भी अपनी हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दी, किस बेस से देखना स्टार्ट कर दिया इंडिया को। तो फंडामेंटल कंट्राडिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल अमंग इंडियंस, नॉट इंपीरियलिज्म वर्सेस इंडियन पीपल। ये बोलो, इन भाई साहब ने तो अलग ही थ्योरी दे दी। इन भाई साहब ने क्या बोला, कैम्ब्रिज एक स्कूल आपको पता है बहुत बड़ा फेमस है, वहाँ के लोगों तो उसी का एक व्यू है, वहाँ के प्रोफेसर्स ने दिया होगा, वहाँ के स्टूडेंट्स ने दिया हुआ, तब इसको क्या कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच बोलते हैं। उन्होंने ये बोल दिया कि जो लड़ाई थी, जो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट था, वो अंग्रेजों और इंडिया के लोगों में नहीं था, वो इंडिया के आपस में था। इंडिया के जो लोग थे वो आपस में लड़े। क्यों लड़े, कि जो अंग्रेजों ने वहाँ पर मटेरियलिटी बढ़ाई, मीन्स वहाँ जो ग्रोथ हुई, जो वहाँ पैसा आने लगा, तो उसका वो जो सत्ता का बेनिफिट उठाने के लिए वो इंडिया के लोग हैं वो आपस में लड़ने लगे, समझ गया। तो ये कहना चाह रहा है कि इंडियन नेशनलिज्म रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट अमंग इंडियंस फॉर बेनिफिट्स फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स, कि जो बेनिफिट मिल रहा था ब्रिटिश रूलर्स से, उसका फायदा उठाने के लिए आपस में लड़ने लगे। इनका ऐसा मानना था जो बिल्कुल बेहुदा बोल सकते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, गलती मुझे तो लगता है डिफरेंट, ऐसा तो नहीं था, समझ गए। तो नॉट स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन के प्रति ये लड़ाई नहीं थी, ये आपस में लड़ पड़े थे बेनिफिट उठाने के लिए अंग्रेजों का। तो ऐसा ये वो नेशनल मूवमेंट्स लीडर्स मोटिवेटेड बाई क्वेस्ट फॉर पावर एंड मटेरियल बेनिफिट, समझ गया क्या बोल रहे हैं, कि ये जो आपस में इसलिए लड़ाई करने लगे कि मटेरियल बेनिफिट्स उठाना चाह रहे थे, धन पैसा कमाना चाह रहे थे, तो सत्ता में आना चाह रहे थे, इसलिए आपस में ये लड़ पड़े, समझ। क्रिटिसिज्म क्या है इसका क्रिटिसिज्म यह क्या है, रिड्यूसेस नेशनलिज्म टू एनिमल पॉलिटिक्स, कहने मतलब जो नेशनलिज्म था, जो इंडिया का नेशनलिज्म था, उसको ये एनिमल पॉलिटिक्स देते हैं। एनिमल आपस में लड़ने लगते हैं, कोई चीज़ दिखती है और आपस में खाना डाल दो तो कुत्ते आपस में लड़ने लगते हैं, तो ऐसी पॉलिटिक्स ये करने लगे, ऐसा समझ गया ना। तो इग्नोर्स द आइडियल्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन की जो सोच होती है इसको उन्होंने इग्नोर मार दिया, और नेशनलिज्म की जो भावना होती है उसको इग्नोर मार। तो ये इनका क्या है, क्रिटिसिज्म है, कि इनका विरोध ऐसे लोगों ने किया कि नहीं ये गलत अप्रोच है, ऐसा बात नहीं है, समझ गया ना। अब लिबरल एंड नियो लिबरल अप्रोच क्या है, इन भाई साहब ने अलग थ्योरी देना स्टार्ट कर दिया। क्या इनकी थ्योरी थी, उस थ्योरी में ये था कि जो भी आप देखोगे, समझ गया ना, क्या देखोगे, उन्होंने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि जो भी एक्सप्लोटेशन हुआ था कॉलोनीज का, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ कॉलोनीज सीन एज ए अनफेवरेबल फॉर ब्रिटिश पीपल, कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये दिखाया कि अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर जो राज किया ना, इससे ब्रिटिश का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। क्यों, कि जो पैसा हम इंडिया में डेवलपमेंट के लिए लगाए थे, जैसे रेल इन्होंने खोला था, समझ गया ना, पोस्ट ऑफिस खोली थी और बहुत से डेवलपमेंट किए थे, यदि यही ब्रिटिश में किया जाता तो आज हम ब्रिटिश वाले लोग बहुत ऊपर पहुंच जाते। इनका ऐसा मानना है नियो लिबरल, कि हम बदनाम भी हो गए और हमारा ग्रोथ भी रुक गया। तो ऐसे बोल कि मार्केट्स फॉर ब्रिटिश गुड्स इन कॉलोनीज मे हैव हिंडर्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, कि जो हमने मार्केट डेवलपमेंट किया था कॉलोनीज में, उसने क्या किया कि जो ब्रिटिश का ग्रोथ था वो रोक दिया था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मींस बाहर विदेश में कॉलोनीज में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, इससे हमारे देश की जो अंग्रेजों का इंग्लैंड का जो ग्रोथ था वो रुक गया। सपोर्टर्स इंक्लूडेड पैट्रिक, अब इसका कौन कौन सपोर्ट करता है, वो पैट्रिक ओब्रियन जी करते हैं, समझ गया ना, ये इस थ्योरी को देते हैं, हॉपकिंस देते हैं और कैन बोलते हैं, समझ गया ना, ये इसमें से हैं, ये भाई साहब पैट्रिक ओब्रियन है जो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इनको पहले ये थ्योरी देना चाहिए था 1947 से पहले कि भाई तुम गलत, वहाँ इनको छोड़ो जल्दी, तो क्यों इतनी लड़ाई फड़ाई होती, क्यों इतने लोग मारे जाते, हमारे ही भला हो जाता, ठीक है। तो इन्होंने बोला ऐसा। अब फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है, फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं। इन्होंने हिस्ट्री को दूसरे तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या देखना स्टार्ट कर दिया, ये देखना स्टार्ट कर दिया कि जो हिस्ट्री है, कुछ वुमेन ने भी इसमें लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। इस लड़ाई का रीजन क्या था, इस लड़ाई का बहुत सा रीजन था कि जो लेडीज थी उनके जो राइट्स थे उनको नहीं दिया गया था। वो किसी भी टर्म में हो सकते हैं, कौन कौन से राइट्स हो सकते हैं, आप जैसे बात करोगे वुमेन्स हिस्ट्री इवॉल्व इनटू जेंडर हिस्ट्री बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स हुई थी, इन्होंने ये बताना स्टार्ट किया कि इनिशियली एम टू सप्लीमेंट मैन स्ट्रीम हिस्ट्री विद वुमेन्स हिस्ट्री, कि जो पहले की हिस्ट्री थी ना, वो वुमेन की जो हिस्ट्री थी वो डिफरेंट थी, ठीक है। एफर्ट्स मेड टू रिसर्च एंड कंपाइल एन आर्काइव ऑफ वुमेन्स राइटिंग्स,
और जो वुमेन्स की राइटिंग थी उसको भी देखना स्टार्ट कर दिया इस वाले अप्रोच ने कि वुमेन क्या लिख रही हैं, समझ गए। तो उन्होंने क्या क्या लिखा है देखोगे तो कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर था, लैक लीगल सिस्टम एनालाइज्ड फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स लाइफ्स। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो लीगल सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाया था ना, वो हमारी औरतों के खिलाफ था, वुमेन के खिलाफ था और मर्दों के अच्छाई में था। तो उन्होंने भी विरोध करना स्टार्ट कर दिया। फोकस ऑन वुमेन्स वल्नरेबिलिटी, जो उनके लिए वल्नरेबिलिटी, लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि हमको रिसोर्सेज हैं जो उनका हमें ओनर नहीं बनाया जा रहा, केवल मेल को बनाया जा रहा, उसका इन्होंने विरोध किया। एनालिसिस ऑफ प्रोग्रेसिव लॉज शेपिंग जेंडर रिलेशन, कि जेंडर के खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने उठाना स्टार्ट कर दिए, समझ गया ना। तो जो बुक थी द फेस ऑफ मदर इंडिया, समझ गया ना, ये कैथरीन मैप ने लिखा है, वो आगे आपको पता चले, इस बुक का आपको नाम लिख लेना है, समझ गया ना। तो जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है ऐसी एक इंटरनेशनल अटेंशन ऑन टू इन्फ्लुएंशियल वर्क्स, वो कौन कौन सी, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1827 में लिखा था पंडिता रमाबाई, कई बार पूछा गया है। तो प्रीलिम्स का एक यहां पर भी आपको फैक्ट मिल गया, तो ये भी आपको लिख लेना है इस चैप्टर से प्रीलिम्स के लिए, कि कोई पूछे था हाई कास्ट हिंदू वुमेन किसने लिखा और कौन सी ईयर में लिखा, 1887 में किसने लिखा, पंडिता रमाबाई ने लिखा। और मदर इंडिया जो बुक, ये बुक है वो किसने लिखा, 1927 में बाई कैथरीन मायो के द्वारा लिखा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो बहुत अच्छी जो वुमेन के राइट्स के बारे में बात करती हैं, वो ये बोलती हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर हमारे राइट्स का कोई केयर नहीं किया था, हमें ना कोई प्रॉपर्टी में राइट्स दिए जा रहे थे, हमारे खिलाफ लॉज थे, हमारा एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था, वुमेन को फ्रीडम नहीं थी, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना घूमने की। तो इन्होंने भी अपनी हिस्ट्री एक नई तरीके से बनाई, तो आप समझ सकते हो। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन आपको दिया है, मॉडल कौन सा, वो क्या है कि हु रोट द बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। आपने देखा होगा मार्क्सिस्ट थ्योरी में, ये देखा होगा एक पर्सन था, उसने ये बुक लिखी है, आपको पता भी है, AR देसाई। तो ऐसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसी रजनी पालमे दत्त की बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, ऐसी पंडिता रमाबाई के बुक का नाम पता होना चाहिए, ऐसे मायो मैम जो एक थी कैथरीन मायो, उनकी बुक का नाम पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चन की। इससे मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, थोड़ा सोचना लिखना अच्छे से, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कि एनालाइज द मेजर अप्रोचेस टू हिस्ट्री विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको लिखने के लिए क्या क्या अप्रोचेस थे। अब हाउ डू दीज अप्रोचेस कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो डाइवर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोच के पर्सपेक्टिव हैं, वो हमारी हिस्ट्री को समझने में हमें कैसे योगदान करते हैं। एंड डायनामिक्स ऑफ द पाइवोटल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, इलस्ट्रेट योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल दो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो इसमें देना क्या है कि अप्रोचेज हैं, उन अप्रोचेज में एग्जाम्पल देना स्टार्ट कर दो। मान लो रजनी पालमे दत्त ने कौन सी बुक लिखी, उस बुक में क्या लिखा है, समझ गया ना। तो ऐसी पंडित रमाबाई ने बुक लिखा है, मान लो फेमिनिस्ट अप्रोच, उसमें क्या लिखा है, उन्होंने क्या एग्जांपल दिए। अब कोई एग्जांपल, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो भाई, UPPCS की तैयारी करते हो, बहुत सी हिस्ट्री पढ़ते हो, एग्जांपल दे दो कि आप ऐसे दे दो कि उस समय देखो सती प्रथा थी, समझ गए, सती को जड़ना पड़ता औरतों को, तो इसके लिए भी मूवमेंट स्टार्ट होने चाहिए। तो बहुत से औरतों की शादी बहुत जल्दी कर दी है। तो बहुत से एग्जाम्पल आप दे सकते हो। हिंदी वाले दोस्त हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इतिहास के प्रमुख दृष्टिकोण का विश्लेषण करें। ये दृष्टिकोण भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल के विविध परिप्रेक्ष्यों और गतिशीलता की हमारी समझ में कैसे योगदान करते हैं। अपने उत्तर को प्रासंगिक उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए, समझ गए ना। तो होलिस्टिक व्यू क्या होता है उसको थोड़ा हमें तो बहुत अच्छे से यहाँ से लिख सकते हैं, और आपको ट्राई भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको अप्रोच पता चल गया, मेरा भी अप्रोच आपको पता चल गया होगा कि हम जो पढ़ाएंगे वो सिंपल भाषा में, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई प्रमोशन नहीं इसमें, सिंपल कि इस चैप्टर में है क्या, प्रीलिम्स का क्या पूछा जाएगा, मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वही चीज़ें बताई जाएंगी, और पूरा स्पेक्ट्रम बहुत सही बेस से कवर किया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।